तो नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है और उसका जो सीबीटी 2 है उसके बारे में थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर करूँगा। क्योंकि मैंने आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का है उसका सीबीटी 2 अभी हाल ही में देकर मैं फ्री हुआ हूँ। जिसका जो एग्ज़ाम था वो 13 अक्टूबर को हुआ था और उसमें मेरे जो मार्क्स हैं वो 87 मार्क्स हैं। और हाँ, थोड़ा-सा कम है स्कोर, मतलब 90 के अबव होना चाहिए था, 90 तो होना ही चाहिए था मिनिमम। बट हाँ, मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर। मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और कौन-सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। जो मैक्सिमम स्टूडेंट या फिर मैक्सिमम कैंडिडेट करते हैं, वो कौन-सी गलतियों को आपको अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसमें हम देखेंगे कि जो रिज़ल्ट है उसके बाद कितना टाइम आपको मिलता है। करंट अफ़ेयर, कंप्यूटर और साइंस जो होता है आपका, इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जीके, जीएस को आपको कैसे कंप्लीट करना है। मैथ्स, रीज़निंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और साथ ही टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको कौन-सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं उन सभी कैंडिडेट को बताना चाहता हूँ जिनका भी स्कोर 65 के अबव है, 65 टू 69 के बीच में है और जिनको लग रहा है कि उनका एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। तो मैं उनको बोल दूँ कि सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों को छोड़कर, इन सब चीज़ों की बातों को भूलकर कि आपका स्कोर 65, 68, 69 है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं सीबीटी 2 की। तो मैं आपको बोल दूँ कि आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो कट ऑफ होता है बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। किस डेट डेट पर हुआ था, कितना टफ था, कितना ईज़ी था और बहुत सारे क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी में गलत भी होते हैं। फिर आरआरबी जो बोर्ड है, वो बहुत सारे क्वेश्चन को डिलीट भी करता है। तो आपका जो स्कोर है, अगर 65 के ऊपर है, तो हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपका फ़ायदा ही होगा। आप अगर एनटीपीसी के लिए नहीं, लेकिन किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं आपको बोलूँगा कि सीबीटी 2 की तैयारी आपको आज से, मतलब आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि जो इस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो आपके लिए रिज़ल्ट के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर मैं आरआरबी, एनटीपीसी जो सीबीटी 2 हुआ है अभी हाल ही में ग्रेजुएट लेवल का, उसकी बात करूँ तो इसका जो रिज़ल्ट है, वो आया था 20 या 21 सितंबर को, ठीक है? इसी के लगभग 19-20 के आस-पास आया था और जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, वो उन्होंने उसी दिन, मतलब रिज़ल्ट की डेट जिस दिन रिज़ल्ट आया था, उसी दिन बता दिया था कि 13 अक्टूबर को आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि आपको रिज़ल्ट आने के बाद 15 से 20 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगा टाइम, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट नहीं होंगे, सिर्फ 50,000 लोगों का या फिर 60,000 लोगों का उनको एग्ज़ाम लेना है और बहुत ही ईज़िली वो 1 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि आपको रिज़ल्ट के बाद 15 से 20 दिन आपको एग्ज़ाम के लिए मिलेंगे, प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं रिज़ल्ट का, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी, जो कि अ, लगभग 90% लोग गलती करते हैं कि वो तैयारी नहीं करते हैं। 120 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं 1.5 घंटे में और उसकी आप तैयारी ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे होगा 15 से 20 दिन में, ठीक है? तो जो आज का दिन आपको मिला है, मतलब आज का दिन अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो ये आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। मतलब आज का दिन आपको बोनस में मिला है। मतलब अगर कल आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आज का दिन आपके लिए 1 दिन एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब आपको तैयारी आज से करनी पड़ेगी सीबीटी 2 की, तभी इसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँगे। और मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो यहाँ पर, मतलब एकदम एज पर जाकर रुक जाते हैं। जो ये है, ये पॉइंट है टॉपर्स वाला, ठीक है? और यहाँ पर जाके आप, अगर आप नहीं रुकना चाहते हैं, तो आपको तैयारी आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आज से मतलब आज से। बिल्कुल भी आपने दिवाली मना ली होगी और भाई दूज की भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। लेकिन अब इसके बाद आपको अपने फ्यूचर पर ध्यान देना है, तो आज से ही लग जाइए और इसके लिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा जो मेन बात है इस एग्ज़ाम के बारे में, स्ट्रेटजी की बात है, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये सबको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है 120 क्वेश्चन का होने वाला है, जिसमें 50 क्वेश्चन जो हैं जीके जीएस के हैं, 35 मैथ्स रीज़निंग के हैं और अगर हम वेटेज की बात करें तो लगभग 42% यहाँ पर जीके जीएस है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैथ्स रीजनिंग का 29 मतलब 30 के आसपास इसका, 40 के आसपास इसका। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पर देना है? तो देखिए, बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सभी लोग बताते हैं कि मैथ्स रीजनिंग आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि मैथ्स रीजनिंग तो आपको ध्यान देना ही है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि अगर आप उस एज से आगे निकलना चाहते हैं, उस पॉइंट से आगे निकलना चाहते हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो या फिर आपकी सिलेक्शन में कोई भी दिक्कत ना आए, उसके लिए आपको यहाँ पर जीके जीएस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसका एक रीज़न है कि जो मैथ्स रीजनिंग होती है, वो लगभग सभी लोग कंप्लीट करते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन सभी लोग छोड़ते हैं। टॉपर्स को अगर छोड़ दें, कुछ परसेंट 1-2% लोग ऐसे होते हैं, जो पूरे 35 के 35 क्वेश्चन दोनों में करके आते हैं। लेकिन सब लोग टॉपर होते नहीं हैं और कट ऑफ उससे नहीं बनती है। डिसाइड कट ऑफ जो होती है, वो टॉपर्स से नहीं बनती है, वो बनती है एवरेज स्टूडेंट से। और एवरेज स्टूडेंट 4 से 5 क्वेश्चन हर
मतलब मैथ्स में छोड़ते हैं, और मैथ्स जो रीजनिंग होती है, वहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन छूट के आते हैं। तो आपको इतना तो आपसे भी बनता होगा, अगर आपने सीबीटी 1 क्लियर किया है, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना चाहिए? सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है जीके जीएस पर। जीके जीएस में अगर हम बात करें, तो जीके जीएस में 3, अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड करूँ, तो एक है जनरल साइंस, दूसरा है आपका, उसमें हम कंप्यूटर को भी ऐड कर देंगे, जनरल साइंस और कंप्यूटर, दूसरा है करंट अफेयर, और तीसरा है जीके, मतलब जनरल नॉलेज। तो यहाँ पर अगर मैं तीनों पार्ट को अगर थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करके बताऊँ, तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आपको करंट अफेयर के लिए स्पीडी बुक, सब मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर यहाँ पर मैं बुक बोलूँ यहाँ पर करंट अफेयर के लिए, तो वो है आपकी स्पीडी। और स्पीडी का की बुक भी हर मंथ अपडेट होकर आती है। तो अभी आप जो भी बुक है, अगर आप ले सकते हैं तो बुक ले सकते हैं, बाकी आप मोबाइल पर भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्पीडी पर। स्पीडी ऐप करके आता है, जिसमें कि आप सारी की सारी उसको अपडेट करके, मतलब हर महीने अपडेट करके सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, और यहाँ से मेरे पर्सनली 3 से 4 क्वेश्चन सही हुए थे, और वो मैं एग्ज़ाम के जस्ट 1 दिन पहले देख के गया था। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि मेरे टेस्ट में, या फिर मेरा जो 13 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें एक क्वेश्चन आया था इग्नू की, अभी हाल ही में कोई महिला अध्यक्ष बनी है, उनका नाम क्या है? और मैं ये एग्ज़ाम के 1 दिन पहले देख के गया था, और मेरा ये क्वेश्चन सही हो गया था। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो बुक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से आपको इसको कवर करना है, और मोबाइल से भी कर सकते हैं, या फिर बुक भी ले सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा कि आप एक बुक ले लें, बहुत ही सस्ती, मतलब 100-120 के आसपास आती है। बुक ले लें आप इसकी, और हर महीने जो ऐप से इसमें आप अपडेट करते रहिए। एक बुक ले लीजिए एक बार, और हर महीने जब भी आपका अपडेट आता हो, तो उसमें आप ऐप से इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और जो नई चीज़ें होती हैं वो ऊपर दी होती हैं स्पीड में। ठीक है? तो ऐसा आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा, परमार एसएससी एप्लीकेशन का सबसे बेस्ट अगर मैं आपको बताऊँ, इनका कंटेंट बहुत ही अच्छा है, और ये लोग जो कंटेंट बनाते हैं उसमें कोई भी मतलब पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में एक्सेस आप कर सकते हैं। तो आपको एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पर एक यूट्यूब प्लेलिस्ट करके ऑप्शन दिखेगा आपको, यूट्यूब प्लेलिस्ट। तो इन्होंने एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, जो ग्रेजुएट लेवल का हुआ है अभी, उसके लिए उन्होंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें ग्रुप डी के लिए भी इन्होंने सीरीज स्टार्ट की थी। तो आप उसका जो करंट अफेयर है, लगभग 6 से 7 पेज की एक पीडीएफ होती है, और ऐसा करके उन्होंने 13 से 14 दिन का करंट अफेयर अपलोड किया है। तो उसमें आपका जनवरी से लेके अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब जितने भी अभी महीने हुए हैं, वहाँ तक का करंट अफेयर आपका थोड़ा ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वो कर लेना है। फिर यहाँ पर आप रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए। तो ये मेरी तरफ से आपको एक थोड़ी-सी स्ट्रेटजी है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्कोर को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? तो ये है हो गई मेरी करंट अफेयर के लिए आपको थोड़ी-सी टिप्स। अब चलते हैं कंप्यूटर एंड जनरल साइंस के लिए। तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको सबसे ज़्यादा पीवाईक्यूज़ को फॉलो करना है। बहुत ही ईज़ी कंप्यूटर पूछते हैं यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं सीबीटी 1 की बात करूँ, एनटीपीसी, जो कि ग्रेजुएट लेवल का हुआ था, जून में हुआ था, और उसका जो एग्ज़ाम था उसमें इन्होंने करंट अफेयर के कुछ बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछे थे। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, तो आपको बेसिक जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो कंप्लीट कर लेनी है, और मेरी सीबीटी 2 में भी उसका काफ़ी क्वेश्चन आए थे, और हालाँकि वो बन गए थे, ईज़ी थे। तो आपको बेसिक कंप्यूटर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एमएस ऑफिस, जिसमें कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना है। फिर बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का, कि सीपीयू क्या काम करता है, आपका जो आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ये क्या होती है, और बस यही, इतने से ज़्यादा आपको नहीं करना है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सीबीटी 2 के लिए तैयार करके रखना है। यहाँ पर अगर मैं साइंस की बात करूँ, तो एनटीपीसी का जो सीबीटी 1 हुआ था, उसके मुकाबले अगर मैं सीबीटी 2 की बात करूँ, तो यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले मुझे। आप भी एग्ज़ाम देख सकते हैं सीबीटी 2 का, जो 13 अक्टूबर को पेपर हुआ था, 2 शिफ्ट में हुआ था। दोनों पेपर एक बार आप देख लीजिए, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 3 से 4 मेरी शिफ्ट में न्यूमेरिकल आए थे, जो कि बेसिक लेवल के थे, जिसमें कि एक आया था दर्पण का जो आवर्धन होता है किसी प्रतिबिंब का, वहाँ से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था जो मतलब कार्य कंप्लीट होता है उसका एक क्वेश्चन था, एक स्थितिज ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन था, ऐसे करके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल बेस्ड थे, तो वो थोड़ी-सा आप कंप्लीट कर लेंगे। केमिकल रिएक्शन जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से केमिकल रिएक्शन पीवाईक्यूज़ से आपको कंप्लीट करनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए साइंस का जो पीवाईक्यूज़ है, ग्रुप डी के कहीं से भी नेट पर देख के वो आपको कर लेने हैं। उससे क्या होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं, और ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऐसे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो कुछ टॉपर्स होते हैं, उनकी लिस्ट में आप आ जाएँगे, क्योंकि हम इन चीज़ों को हमेशा छोड़ देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम CaCO3 को
किसी भी अम्ल से, सॉरी, किसी भी क्षार से जब क्रिया कराते हैं तो कोई गैस निकलती है और उस गैस की प्रकृति क्या होती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ग्रुप डी में भर भर के आते हैं। ठीक है, ग्रुप डी में मतलब काफी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शन से। तो पीवाईक्यूज जरूर देखें, और दोनों के लिए पीवाईक्यूज हर चीज के लिए प्रेफर करें आप, क्योंकि पीवाईक्यूज आपको एग्जाम का बिल्कुल सटीक वर्णन करके बताते हैं। ठीक है, ये आपको कर लेना है। फिर बोथ पेपर्स, मतलब दोनों के दोनों जो पेपर हुए थे 13 अक्टूबर को, वो दोनों आपको सॉल्व करनी है। ये भी मेरी स्ट्रेटजी में आपकी शामिल होने चाहिए कि दोनों के दोनों टेस्ट आपको पहले ही क्या कर लेने हैं, कंप्लीट सॉल्व कर लेने हैं। उससे आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा कि सीबीटी टू कैसा हो सकता है। ठीक है, फिर चलते हैं हम जीके जीएस की भी, यहीं पे मैं बात कर देता हूँ आपको। जीके जीएस के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जीके जीएस के लिए जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उन्हीं को फॉलो करना है, बहुत ज़्यादा भटकना नहीं है। क्योंकि जो जीके जीएस में क्वेश्चन थे वो बेसिक लेवल के थे, जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन थे और सहायक संधि से क्वेश्चन था एक, और मतलब बेसिक क्वेश्चन थे, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं थे सीबीटी में। तो ये चीज़ें थोड़ी आपको देख के चलनी है। फिर चलते हैं मैथ्स रीजनिंग पर। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करें सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं। सेक्शनल टेस्ट कैसे लगानी है, एनटीपीसी में आप जो टेक्स्ट बुक का हमारा सब्सक्रिप्शन होता है, टेक्स्ट बुक में आप जाएंगे तो सेक्शनल टेस्ट इन्होंने दिए हुए हैं। इसमें आप दोनों कर सकते हैं, पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं और साथ में मूक भी कर सकते हैं। तो दोनों को प्रेफर करिए, लेकिन सेक्शनल टेस्ट देने से आपका क्या होता है, टाइमिंग बढ़ जाती है, थोड़ी टाइमिंग स्पीड बढ़ जाती है, तो उसका फायदा आपको मिल जाता है। रीजनिंग के लिए आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, मतलब एक से छोटा से छोटा टॉपिक भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, जो कि एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, जिसमें कैलेंडर हो गया, वॉच हो गया, डाइस इमेज हो गया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन था मेरे एग्जाम में। तो डाइस इमेज वाले क्वेश्चन कई बार हम गलत कर देते हैं। ठीक है, जो फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, तो वहां से आपको थोड़ी से क्वेश्चन देख लेने हैं। और रीजनिंग बहुत ही मतलब इजी लेवल की थी। यहाँ से एक आध क्वेश्चन ऐसा था जो कि आपको देख लेना है। जैसे कि मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, मैं बता दूं आपको कि मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन था कि हमारा एक आयताकार बेंच है जिसमें कि 8 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो ये लेंदी क्वेश्चन होते हैं थोड़ी से, अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। नहीं तो मैंने तो छोड़ के आया था, मैं ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन शायद मैंने छोड़ा था, जिसमें कि सिटिंग अरेंजमेंट थी और 8 व्यक्तियों को यहाँ पर बिठाना था। तो मैंने उसको करने से ज़्यादा छोड़ना ज़्यादा सही माना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि इस टाइप के लेंदी क्वेश्चन आपको इजी क्वेश्चन जो है वो छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो ये आपको करके देख लेना है। फिर 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का क्या करें आप? टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको बोलूँगा कि टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस अकेला करें और कुछ ना करें। प्रैक्टिस एफएलटी मतलब फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं आपको, जिसमें कि आप पीवाईक्यूज भी लगा सकते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस आप मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मूक टेस्ट और पीवाईक्यूज दोनों सॉल्व करने से आपका क्या होगा, टाइमिंग थोड़ी सी सुधर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो आपका जीके वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपका 10 से 12 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन शुरू में अगर आप अभी टेस्ट लगाएंगे तो ये जो टाइमिंग है आपकी 15 से 17 मिनट लेके जाएगी। मतलब जीके जीएस में आप अगर 15 से 17 मिनट दे देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इसको आपको क्या करना है, कम करना है। तो जब तक आप बहुत सारे एफएलटी नहीं लगाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये टाइम कैसे आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए। प्रैक्टिस पीवाईक्यूज करना है, एफएलटी करना है, और प्रैक्टिस एवरीथिंग, मतलब जो भी हो सकता है सिर्फ प्रैक्टिस करके ही आपकी टाइमिंग सुधर सकती है, और कोई ऑप्शन यहाँ पर आपके पास नहीं है। तो ये चीज हो गई कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा 3 सेक्शन में एग्जाम होता है। 3 सेक्शन में एग्जाम होता है, जिसमें कि पहला जीके है, दूसरा मैथ्स है, तीसरा रीजनिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ही करें, आपको जो सही लगे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सबसे पहले जीके, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स को उठाना चाहिए। इससे क्या होता है कि मैथ्स जो रीजनिंग के इजी क्वेश्चन होते हैं और जीके जीएस के इजी क्वेश्चन होते हैं वो आपके एक ही बार में सही हो जाते हैं। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चन को सबसे पहले पिक करना है जो कि आपसे बन रही है, मतलब डाउट वाले क्वेश्चन को छोड़ के जाना है, बिल्कुल डाउट वाले क्वेश्चन जितने भी हैं वो छोड़ के जाने हैं। और जब आप एग्जाम हॉल में रहेंगे तो एग्जाम हॉल में मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेंगे, क्योंकि जो मूक बनाते हैं, मूक वाले क्वेश्चन कभी भी आपको एग्जाम हॉल में नहीं मिलते हैं। इसका एक रीजन है कि जो एग्जामिनर का माइंड सेट है वो सबको लेके चलता है, लेकिन जो मूक टेस्ट बनाने वाले का माइंड सेट है वो टफ से टफ सिचुएशन देने का काम करता है। तो आपको पीवाई की सॉल्व करनी है। एफएलटी में कुछ मॉक लगाइए, 15 से 20 में मॉक लगाना चाहिए आपको, लेकिन पीवाई क्यूज पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है,
कोई भी तुक्का नहीं मारना है। मैथ्स रीजनिंग में कोई भी तुक्का आपको नहीं मारना है। जितना भी हो सके सॉल्व करके अगर आपका आंसर आ रहा है और अगर आपने 1 मिनट दे दिया है और आंसर नहीं आ रहा है तो ये मत सोचिए कि अब मैं इसको तुक्का मार दूं। कि जैसे आपने 1 मिनट दे दिया किसी एक क्वेश्चन पे, परसेंटेज का एक क्वेश्चन है, आप पे बन रहा है, आपने 1 मिनट दे दिया, आपका आंसर नहीं आ रहा है फाइनल, तो आपको उसको तुक्का नहीं मारना है। और मैंने ये ऐसी 2 गलतियां की थी अपने एग्जाम में, CBT 2 में, जो कि एकदम सिली मिस्टेक थी। मतलब मैंने टाइम दिया, आंसर नहीं आया, फिर मैंने उसको थोड़ा-सा ट्रिक से, मतलब कि 8 का डिविजिबल हो सकता है या फिर 4 का डिविजिबल हो, ऐसे करके मैंने एक तुक्का मारा था, 2 तुक्के मारे थे और वो गलत हो गए थे। तो आपको तुक्के बिल्कुल भी नहीं मारने, आज से ही तुक्के मारने की जो गलती है आपको ख़त्म करनी है। तो ये स्ट्रैटेजी पूरी है आपके लिए मेरी तरफ से इस एग्ज़ाम के लिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो स्कोर है काफ़ी अच्छा रहे और आप बेहतर जगह पे स्टे करें। तो ये जितनी भी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं इन पर आपको काम करना है और आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको आज से ही तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। आज है 22 अक्टूबर और आज से ही तैयारी स्टार्ट करेंगे तभी आप CBT 2 में बहुत अच्छा प्रदर्शन या फिर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। यहाँ पर आपको केवल, अगर मैं बोलूँ तो इस हफ्ते में लास्ट लास्ट तक आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो आने की संभावनाएं हैं। तो बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए अपना टाइम और लग जाइए तैयारी में। और ऐसे ही जुड़े रहिए कोरा कागज़ पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा प्रयास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग देख लेते हैं वीडियोस, पसंद भी आते हैं आपको, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, बहुत ही भारी पड़ेगी ये गलती आप पर। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।